Assalamualaikum, grade 7. I'm your science teacher. Today's our topic name is physical and chemical changes. Physical and chemical changes are those in which we will discuss about chemical reactions and physical reactions. के physical changes क्या होती है कि जो हमारी physically outside जो होती है किसी भी substance की जो change आता है मतलब जो आपके states में change आता है या outside जो आपके जो भी change आता है वो physical change होता है। केमिकल चेंज क्या होता है कि जो इंटरनली चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर की जो चेंज होती है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की या उस मटेरियल के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो चेंज आता है उनका टेक्सचर में उनके प्रॉपर्टीज में उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो सबसे हम पहले हम फिजिकल चेंज के डेफिनेशन देख लेंगे। फिजिकल चेंज क्या होती है? इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती। अगेन सिर्फ उसकी जो बाहर की आउटसाइड जो उसकी अपीयरेंस है सिर्फ वो चेंज होती है। केमिकल चेंज क्या होता है? इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कि केमिकल चेंज में कोई भी नई चीज बनती है। जैसे हम लोग कर लें अगर हम केमिकल चेंज की एग्जांपल लेंगे, अगर हम लोग कोई केक बेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम लोग जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, शुगर ऐड करते हैं, वाटर फ्लोर ऐड करते हैं, यीस्ट ऐड करते हैं, तो वो उन सब चीज़ों की सबसे पहले अपनी अपनी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जब वो एक केक की फॉर्म में आ जाता है, बेकिंग के बाद केक बन जाता है, तो फिर वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। उसको हम अगेन हम केक को उसके जो पहले वाले कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर चेंज नहीं कर सकते, उनके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम केक से अगेन हम वाटर नहीं ले सकते, हम उससे अगेन यीस्ट नहीं ले सकते, हम उससे फ्लोर नहीं ले सकते, शुगर नहीं ले सकते। लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होती हैं उन्हें हम अगेन जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप आइस क्यूब को आउटसाइड फ्रीजर रखें, फ्रीजर से आप बाहर निकाल के रखें, तो वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उस वाटर को अगर आप दोबारा से फ्रीजर के अंदर रख दें तो फिर वो दोबारा से आइस बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस की जो फिजिकल चेंजेस होती है वो कन्वर्टेबल होती हैं, वो रिवर्सिबल होती है। और ये सब चीजें कहाँ पे ये सारी रिएक्शन जो है, ये सारी चेंजेस कहाँ पे प्रेजेंट हो रही होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर का आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्री स्टेट्स होती है मैटर की, कि जितनी भी चीजें हमारे इर्द बनी है वो इन थ्री मैटर्स की स्टेट से ही मिलकर बनी हुई है। और मैटर का भी आपको पता होगा कि क्या होता है कि मैटर जो है वो कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कोई स्पेस मैस हो और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करता हो, उसको मैटर बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो फिजिकल चेंजेस जो होती हैं रिवर्सिबल होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसकी एग्जांपल अगर देख लें कि कटिंग है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बेंडिंग। कटिंग यानी अगर आप किसी चीज को कट करते हैं तो आप उसको अगेन किसी ना किसी तरीके से बाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पेपर को कट किया है तो आप उसको अगेन स्कॉच टेप से किसी भी चीज से बाइंड कर लें तो वो जुड़ जाएगा, कोई नई चीज नहीं उसमें बनेगी। नहीं, मेल्टिंग में आपको मैंने पहले बताया, आइस क्यूब की एग्जांपल दी कि अगर आइस क्यूब को अगर आप फ्रीजर से बाहर रखें तो वो मेल्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग में इसी तरह वाटर की एग्जांपल, कि अगर वाटर को अगर आप फ्रीजर में रखते हैं या कोई भी चीज अगर आप फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। अगर आप उसको फ्रीजर से बाहर निकालें, डीप फ्रीज करें, तो फिर वो मेल्टिंग में आ जाती है। बेंडिंग में भी इसी तरह ही है कि अगर आप किसी चीज को बेंड करते हैं तो अगेन आप उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। सॉलिड जो है फॉर एग्जांपल, जब उसको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है जब उसे बॉईल करते हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट चलें तो अगर गैस को अगर हम लिक्विफाई करना चाहें तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कि जैसे अगर हम लोग वाटर साइकिल में भी पढ़ते हैं कि जो वाटर की मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होते हैं सनलाइट की वजह से, जब ओशन या ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, तो वो ऊपर जाके हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें गोल्डन लेयर्स में जाके उसकी उनकी कंडेंसेशन होती है, वो लिक्विफाई हो जाते हैं। जैसे ओके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स के बाद फिर वो रेन में या प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम गैस को सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें तो फिर क्या होता है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है कि जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस स्टेट में आ जाता है। जैसे आप लोग अगर एग्जांपल लें कि नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं या जो फिनाइल बॉल्स होती हैं, अक्सर आप लोगों के घरों में वो रखते होंगे कपड़ों के अंदर, कि उन्हें कोई भी इंसेक्ट्स कोई जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, क्लॉथ के पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन्हें खराब ना कर दें। तो वो क्या होती है सॉलिड स्टेट में होती है, उनकी उन नेफ्थलीन बॉल या फिनाइल बॉल्स की
सब्लिमेशन हो जाती है, वो सब्लाइम हो जाती है और डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाती है, वो कन्वर्ट नहीं होती इस लिक्विड स्टेट में, ठीक है। यानी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस तो आपको पता ही होगी कि सॉलिड जो है वो जो होते हैं वो अरेंज रेगुलर अरेंजमेंट्स में होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे के साथ जो है फिक्स बॉन्डिंग्स के साथ होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं। और उसके अलावा सॉलिड जो है उनकी डिफाइन शेप होती है, डिफाइन वॉल्यूम होता है उनका, और हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। और उसके अलावा फ्लो नहीं वो कर पाते, सिर्फ वो स्लाइटली एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं, उनके पार्टिकल्स जब उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सॉलिड के पार्टिकल्स को, तो जस्ट वो वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते। इसी तरह लिक्विड की जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि लिक्विड जो होती है उनका डिफाइन वॉल्यूम होता है बट नो डिफाइन शेप, उनकी डिफाइन शेप नहीं होती कि जैसे अगर आप वाटर 1 ग्लास ऑफ वाटर को अगर आप एक ग्लास के अंदर भी रखें या फिर अगर उसको आप जग के अंदर पोर करें तो वो जग में और ग्लास में वो सेम वॉल्यूम लेगा, मतलब सेम स्पेस लेगा, वो जग में जाके ज्यादा वॉल्यूम या ज्यादा स्पेस में नहीं आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि उसका डिफाइन वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी डिफाइन शेप नहीं होती। वो जग में जग की शेप कंटेन कर लेता है, अटेन कर लेता है, और इसी तरह ग्लास के अंदर वो ग्लास की शेप में आ जाता है। उसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और उनकी जो मीडियम डेंसिटी होती है बहुत हैवी नहीं होते, मतलब के, और एक्सपेंड कर सकते हैं, जब उन्हें हीट किया जाता है तो एक्सपेंड हो सकते हैं, ठीक है, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और इजीली फ्लो भी कर सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। अब हम अगर गैस स्टेट की तरफ आए तो गैस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें क्या है कि वो डिफाइन वॉल्यूम होते हैं, नो डिफाइन वॉल्यूम होता है उनका, मतलब वो जो है गैस जो है अगर आप किसी एक जगह पे खड़े होकर अगर आप उसको एक्सपेंड होने के लिए अलाउ करें तो बहुत सारी जगह ऑक्युपाई कर लेगा। जैसे अगर आप लोग एयर फ्रेशनर्स को यूज करते हैं घरों में या बॉडी स्प्रे को यूज करते हैं, तो आप अगर रूम के एक कॉर्नर में खड़े होके अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो फैल जाती है। तो वो क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो जितनी उन्हें स्पेस मिलती है उतना ज्यादा वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं, उतनी ज्यादा जगह पे वो जाके अटेन कर लेते हैं, इसलिए उनका ना कोई डिफाइंड शेप होती है ना उनका डिफाइंड वॉल्यूम होता है। और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हाई स्पीड होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें इजीली प्रेशर के साथ कंप्रेस करके हम किसी भी जार या बॉटल के अंदर फिल अप कर सकते हैं, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं और डिफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिजिकल, ये सारी जो चीजें थी हमने पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में बात की थी, अब है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी उसके अंदर कोई भी चीज जो है वो अगेन हम लोग बना नहीं सकते, कि जैसे आप लोगों को पहले मैंने केक की एग्जांपल दी थी कि केक जो है वो केमिकल चेंज है, उसको हम दोबारा से उसके इंग्रेडिएंट्स को पहली वाली स्टेट में ले नहीं सकते। तो केमिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल जो चेंज होता है उसमें क्या आता है, बर्निंग फ्यूल है, कुकिंग फूड है, रस्टिंग आयरन, उसकी एग्जांपल्स हैं। यदि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, कि जैसे अगर हम फ्यूल में क्या क्या चीजें आ जाती है, फ्यूल होता क्या है, सबसे पहले तो फ्यूल जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप बर्न करें और उससे आपको हीट और एनर्जी प्रोवाइड हो सके, लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, एनर्जी मिल सके लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, ठीक है। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है। तो जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, लाइक कोल को आप कोयले को बर्न करें या ऑयल को बर्न करें या मीथेन गैस जो है वो भी फ्यूल होती है, उसको आप बर्न करें, तो आप अगेन जो है उसको पहली वाली जो स्टेट में ले नहीं सकते, ठीक है। जैसे अगर आप वुड को अगर आप जलाते हैं, लकड़ी को अगर आप जलाते हैं तो लकड़ी की राख बनेगी, उसे आप दोबारा से पूरी लकड़ी नहीं ले सकते। इसी तरह से जो कुकिंग फूड है, जब आप फूड को कुक करते हैं, आप वेजिटेबल्स को कट करते हैं या कोई भी और चीज मीट को आप कुक करते हैं, तो आप उसको अगेन अपनी पहली वाली स्टेट में नहीं लेके आ सकते। इसी तरह से जब रस्टिंग आयरन क्या होती है, रस्ट क्या होता है, रेड कंपाउंड होता है जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है उन मेटल्स या उन चीजों के ऊपर जो आयरन की बनी हुई होती हैं, ठीक है, जो मेटल्स की बनी हुई होती है, उनके ऊपर जब वो रस्ट लगता है तो उसे रेड कलर का एक कंपाउंड होता है जिसके ऊपर उनकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो जब कोई भी आयरन की कोई चीज हो या मेटल की चीज हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो फिर वो रस्ट या आयरन ऑक्साइड लाती है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है Fe+O2 FeO
जो कि एक रस्ट होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड है जो कि एक रस्ट होते हैं। Fe जो है ये आयरन का सिंबल है और ऑक्सीजन का सिंबल O2 है। तो ये सब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जिन्हें हम अगेन रिवर्स नहीं कर सकते। इनका जो एरो है वो सिर्फ वन साइडेड एरो है, जबकि जो फिजिकल चेंजेस या रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं उनका टू साइडेड एरो होता है। जैसे कि फिजिकल चेंज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन बना है, इसको हम रिवर्स करके दोबारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। और कॉपर सल्फेट जो है ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस कॉपर, यानी जिसके अंदर एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर उसमें नहीं है, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में उसके वाटर हमें अवेलेबल हो जाता है। तो ये सब टू साइडेड एरोस के साथ है, क्योंकि ये रिवर्स किए जा सकते हैं, जबकि इरिवर्सिबल होते हैं वन साइडेड एरो के साथ होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब रिएक्शंस की ये भी टू टाइप्स हैं कि कुछ रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, एग्जिट, एक्सो को आप एग्जिट से याद रख सकते हैं कि बाहर निकलना, ठीक है। आउटसाइड इसका मीनिंग होता है ये एक्सटर्नल, कि एक्सोथर्मिक और थर्म का मीनिंग होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिनमें हीट जो है वो रिएक्शन से बाहर निकल रही होती है। तो हीट जो है आप लोग अगर कोई आग जलाते हैं, फायर जो होती है उससे आपको आपकी सराउंडिंग में हीट अप हो जाती है जगह, तो वो क्या होती है, फायर क्या करती है, गिव आउट हीट एनर्जी, ठीक है। तो फायर जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है। अब इसकी क्या एग्जांपल होती है कि फ्रीजिंग, कि जब कोई सी चीज को हम फ्रीज करते हैं तो अपने अंदर से वो एनर्जी को एग्जिट कर देती है, बाहर निकाल देती है और फिर वो खुद जाके वो फ्रीज हो जाती है चीज। इसी तरह से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एनर्जी को बाहर निकाल के रिमूव करके एक जगह पे एक सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो भी कंडेंसेशन भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, आपको पता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और बायोलॉजी लिहाज से मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन से क्या होती है कि फूड जो मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इसमें हमें एनर्जी यदि मिलती है तो इसलिए ये भी एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब बर्निंग फ्यूल्स, जो फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जैसे कोई भी मीथेन गैस है या कोई भी वुड है, कोल है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे भी हीट जो एनर्जी है वो एग्जिट होती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस एग्जांपल्स देखते हैं, अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। इसी तरह से CH4 मीथेन गैस है, ठीक है, और ये एक फ्यूल होता है, जब ऑक्सीजन के साथ ये बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो इसमें भी हीट जो है वो बाहर निकल रही होती है, एग्जिट हो रही होती है। जब ये हीट जो है किसी भी रिएक्शन से बाहर निकलती है तो उसके सराउंडिंग में जो एरिया होता है उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में से, इसलिए ही जो इस रिएक्शन का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो बिलो चला जाता है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से सेकंड वन जो इसकी रिएक्शन की टाइप है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मींस एंटर से आप लोग याद रख सकते हैं कि एंडो जो है इसमें एंटर हो रही है कोई चीज इनसाइड या इंटरनल, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि हीट अंदर जा रही होती है, मतलब रिएक्शन जो है हीट को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्नोमैन, जैसे अगर कोई सी आप नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे चले जाएं तो वहां पे अक्सर आप फन के लिए स्नोमैन आते हैं, या अगर आप आइस अपने रूम में से रेफ्रिजरेटर में से या फ्रीजर में से बाहर निकाल करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाती है आइस। तो वो मेल्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर से, जो आइस है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, तो जब वो आइस उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर वो उस यानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइस की जो मेल्टिंग है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो है इसकी एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये भी प्लांट्स के अंदर होता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या होता है कि
जो सनलाइट जो होती है वो सनलाइट जो होती है वो हीट प्रोवाइड करती है इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में, कि सनलाइट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज बनाती है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्शंस जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, तो फिर उनके जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो बिलो चला जाता है, मतलब वो डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें जो केमिकल रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है, यानी जो मैन मेड है। वो उनमें सबसे पहले एक आता है अमोनिया। अमोनिया जो है एक मैन मेड प्रोडक्ट है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना हुआ होता है। ये कंपाउंड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। इसका फॉर्मूला होता है NH3, यानी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एक अटैच हुए होते हैं और NH3 अमोनिया बनता है। अमोनिया जो है वो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स है उन्हें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो जो प्लांट्स नाइट्रोजन, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा उसकी कंपोजिशन होती है, जो हमारी एयर है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कंपोजिशन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है एयर में। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में या एयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली नहीं अपटेक कर सकते, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि वो किसी और फॉर्म में उन तक पहुंचे। तो अमोनिया जो है वो मैन मेड प्रोडक्ट है, जिससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि फिर प्लांट्स को दिए जाते हैं। उनकी सॉइल के अंदर वो खादें दी जाती हैं ताकि वो प्लांट जो है उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। उसके अलावा अमोनिया जो गैस है वो रेफ्रिजरेटर में भी होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो गैसेस होती हैं उनके अंदर भी अमोनिया होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं उनके अंदर, उस साथ में अमोनिया भी होती है। और दूसरा अमोनिया जो है वो प्लास्टिक बनाने के लिए हेल्पफुल होती है कि प्लास्टिक जो होती है वो एक पॉलीमर होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिनमें वो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे बेस कर रहे हो, कंसिस्ट कर रहे हो, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हो। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो मिलके प्लास्टिक्स बनाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑयल में से मिलते हैं हमें। डिफरेंट दूसरे कार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वहां से हमें मिलते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन की बहुत सारी जो लॉन्ग चेन होती हैं उनको पॉलीमर्स बोलते हैं, और ये पॉलीमर्स क्या होते हैं? प्लास्टिक्स होते हैं। उसके अलावा अमोनिया जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव मटेरियल में, यानी जो फायरवर्क्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, इस तरह के जो भी बॉम्ब वगैरह होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। उनमें उनको बनाने में ये यूज होता है नाइट्रोजन अमोनिया। और इसके अलावा दूसरे जितने भी केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उनमें भी अमोनिया जो है उनको बनाने में हेल्पफुल होता है। अमोनिया जो है उसकी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ज्यादा तेज बदबू होती है उसकी, जो कि इंसानों को अक्सर हॉस्टल्स में जो है, या अगर कोई बेहोश हो गया है या कोई ऐसा इंसान है जो अनकॉन्शियस में चला गया, उसको सूंघा के स्मेल के साथ उसको दोबारा से अलाइव किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। तो अमोनिया के जो हम कुछ और यूजेस देख लेते हैं कि एक पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी जो है ये भी एक प्लास्टिक की फॉर्म है, ठीक है। पीवीसी एक पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक फॉर्म है प्लास्टिक की। प्लास्टिक जो है, जो आपको पता है कि कॉमनली बहुत सारे यूजेस में आता है, आपके रूटीन में भी बहुत सारी चीजें जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जो आपके बर्तन भी होते हैं अक्सर प्लास्टिक के, घरों में टॉयज होते हैं प्लास्टिक्स के। और प्लास्टिक की क्यों चीजें यूज की जाती है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है एक तो लाइट वेट होता है, दूसरा ये जल्दी से टूटता नहीं है। कुछ ब्रेकेबल भी प्लास्टिक्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है अनब्रेकेबल प्लास्टिक्स होते हैं। तो इसलिए ना इसको जंग लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी रस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक की चीजें जो है वो प्रेफर की जाती हैं। देन ग्लास, कि अगर ग्लास की चीजें यूज की जाएंगी तो वो जल्दी होती ब्रेक हो जाती हैं, उन्हें वो जरा नाजुक होती है, उन्हें एहतियात के साथ यूज करना पड़ता है। तो और दूसरा ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब जो इनके अंदर इंसुलेशन का मतलब होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट और हीट जो है वो नहीं पास हो सकती। यानी जो आप लोग वायर भी आपके घरों में जो होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, उनकी भी उनकी जो ऊपर कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्योंकि वो एक इंसुलेटर मटेरियल है प्लास्टिक। तो हीट या इलेक्ट्रिक करंट को अब्सॉर्ब नहीं करता, और इस वजह से जो वायरिंग होती है उससे किसी चीज इस चीज का डर नहीं रहता कि उससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सके। तो और ये जो प्लास्टिक होती है वो डिफरेंट कलर्स में भी होती है।
प्लास्टिक जो है वो मतलब डिफरेंट शाइनी मटेरियल्स की में भी यूज की जाती है प्लास्टिक। सो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को क्या क्या यूजेस होते हैं प्लास्टिक के, या अमोनिया जो है वो उसके क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे जो कि नेक्स्ट सेक्शन में होगा। थैंक यू।